करीब 3 घंटे से एक महिला बेहोशी की हालत में थी। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, आंखें खुलने के बाद जो वो अपने हाथ अपने पैर चलाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका शरीर था बहुत बुरी तरह से दर्द कर रहा था। किसी तरकीब से किसी ताकत लगाकर वो बैठी तो हो जाती है, और बैठने के बाद जैसे ही अपने आसपास देखने की कोशिश करती है तो चारों तरफ उसके एक के बाद एक लाशें खून से नहाई हुई पड़ी हुई थीं, जिन्हें देखने के बाद उसकी चीखें निकल जाती है। और जैसे ही उसकी चीखें निकलती है, वो अपने मुंह पर अपने हाथ फेरती है, देखती है नीचे तो उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। पूरा शरीर उसका निवस्त्र होता है, और उससे कुछ घंटे पहले उसके साथ बहुत बड़ी भयानक वारदात जो हुई थी। उसने सहज ही अंदाज़ा लगा लिया कि अगर कुछ देर और यहाँ रुकती है तो शायद वो भी मारी जाएगी, इन्हीं की तरह उसका भी खून बह जाएगा। इसलिए वो बिना कपड़ों के वहाँ से भागने लगती है, रो रही थी, चिल्ला रही थी। और कुछ ही दूरी पर जाने के बाद एक आदिवासी का मकान मिलता है। उस आदिवासी महिला ने उस महिला को रोक कर कहा कि ये कपड़े पहन लो। वो अपने कपड़े देती है, और इसी बीच में वो ये भी बताती है कि तुम लगभग 3 घंटे से वहाँ पर बेहोशी की हालत में थी, क्योंकि यहाँ पर इस महिला ने, जो आदिवासी होती है, वो अपनी आंखों से वो दृश्य देखा था, जो दृश्य शायद वो बेहोश महिला नहीं देख पाई थी। कपड़े पहनकर यहाँ से निकलती है, और कुछ ही दूरी पर उसे एक वर्दी पहना हुआ व्यक्ति दिखाई देता है। उसके आगे हाथ जोड़ते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि मुझे पुलिस थाने ले चलो। पुलिस थाने वह जाती है, और पुलिस थाने जाने के बाद अपनी आप बीती बताती है, लेकिन पुलिस वाला उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। उसके बाद यकीन तो किया जाता है, लेकिन बहुत बड़ा वक्त लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और जब ये बात उस ज़िले से निकलकर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, यानी यूँ कहें कि पूरे हिंदुस्तान से बाहर जब दूसरे मुल्कों में ये बात फैलती है, तो लोगों के दिमाग में कुछ हैवानों का चेहरा आता है, जिसको देखकर लोग हैरान थे, परेशान थे। वाकई आज की घटना भी आपको परेशान कर सकती है, आपको हैरानी में डाल सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश का एक ज़िला है दमोह, और इसकी तहसील है लिमखेड़ा तालुका। दरअसल गांव लगता है रधिकपुर। बात कर रहा हूँ 15 अगस्त 2022 को, जब पूरा हिंदुस्तान आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था। तभी राज्य सरकार गुजरात ने 11 लोगों को रिहा कर दिया। कहा कि अब इन्हें आज़ादी के साथ जीने का पूरा हक है, ये चाहें जो भारत का संविधान जो कहता है वो आसानी से कर सकते हैं। और जैसे ही वो लोग जेल से बाहर निकल रहे थे 11 के 11, उनको ना केवल फूल मालाएँ पहनाई गईं, बल्कि उनको मिठाई भी खिलाई गई, और उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया गया, स्वागत किया गया। और जैसे ही ये खबर अखबारों में, सोशल मीडिया पर फैलती है, तो वाकई तकलीफ़ देने वाली बात थी। बड़ी संख्या में लोगों ने इस बात पर ऐतराज़ भी जताना शुरू कर दिया। कुछ लोग राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ़ खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग इस फैसले के पक्ष में भी आ जाते हैं। लेकिन पक्ष में जो होते हैं वो दबी ज़ुबान में होते हैं। लेकिन एक महिला के साथ वाकई बहुत भयानक वारदात हुई थी। वो वारदात जिसके भी कानों में जाती है वो सुनकर हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। दरअसल कहानी शुरू होती है 27 फरवरी 2002 से। एक ट्रेन जिसका नाम है साबरमती एक्सप्रेस, जो कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या से चलकर गुजरात की तरफ जा रही थी, और एक रेलवे स्टेशन पड़ता है गोधरा। ये ट्रेन खड़ी हुई है, और ट्रेन का जो एस बोगी 6 है, उस एस बोगी 6 में कोई असामाजिक तत्व आग लगा देता है। कई लोग जब मिलकर उसमें आग लगा देते हैं तो वो बोगी बहुत बुरी तरह से धधक कर जलने लगती है, और उसके अंदर 59 लोग होते हैं जो कि चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, अपनी जान बचाने की अपील कर रहे थे। लेकिन आग की लपटें कुछ इस तरह से थीं कि कोई चाह कर भी शायद उन्हें बचा नहीं पा रहा था। और वो आग की लपटें इतनी तेज़ होती हैं कि आसपास की जो बोगी थी उसमें भी आग फैल जाती है, और उसमें भी आग लगने लगती है, और उसमें भी लोग जो मौजूद थे वो भी झुलसने लगते हैं। कुछ ही देर में इस आग को बुझाने की कोशिश की जाती है, और आग जब बुझती है तो पता चलता है कि 59 लोग इस बोगी के अंदर जलकर खाक हो गए हैं, राख हो गए हैं। और ये बात अब न केवल गोधरा में थी, बल्कि पूरे प्रदेश में आग की तरफ फैल जाती है। और जहाँ जहाँ तक ये खबर फैल रही थी, वहाँ वहाँ तक आग लगने लगती है, दंगे होने लगते हैं, लोग एक दूसरे को मारने पर आतुर हो जाते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। और एक ऐसी जगह थी जहाँ पर लोग अपनी जान बचाने के लिए, यानी कि गुजरात प्रदेश का ज़िला दमोह, उसकी तहसील लिमखेड़ा का तालुका, एक तहसील है, उसका गांव लगता है रंधीकपुर। और यहाँ पर एक घर के, एक परिवार के, एक ख़ानदान के लगभग 17 लोग होते हैं,
उन्हें लगता है कि शायद अगर यहाँ रहेंगे तो उनकी जान चली जाएगी, मारे जाएंगे। इसलिए एक ट्रक का इंतज़ाम करते हैं। वो 17 के 17 लोग ट्रक में बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। वो ज़्यादा दूर चल नहीं पाते, भाग नहीं पाते। लगभग 20-25 लोग उनका रास्ता रोक लेते हैं और रास्ता रोकने के बाद इस ट्रक के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे उनको मारना काटना शुरू कर देते हैं। मार काट चल रही है। कई महिलाएं भी इसमें मौजूद हैं। उन कई महिलाओं में एक महिला होती है बिल्किस बानो, जिसकी उम्र लगभग अभी 19 साल के आसपास होती है, जिसके पेट में लगभग 5 महीने का एक बच्चा भी पल रहा था। उन दरिंदों ने, उन असामाजिक तत्वों ने, उन हैवानों ने न केवल हत्याएं की बल्कि इस गर्भवती महिला के साथ बलात्कार करते हैं। और बलात्कार का सिलसिला कुछ ऐसा चलता है कि एक जाता था, दूसरा आता था, दूसरा जाता था, तीसरा आता था। घंटों तक ये सिलसिला चल रहा था। वो महिला कब बेहोश हो जाती है, उसको बेहोशी की हालत में भी उसके साथ ऐसे ही बलात्कार किया जा रहा था। और वो शायद अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही थी, शायद अपनी इज्जत, अपनी आबरू की भीख मांग रही थी, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसकी माँ भी साथ में थी, एक आध महिला और भी थी साथ में, लेकिन उनके साथ भी वैसा ही घिनौना कृत्य, वैसे ही कार्य हो रहा था जैसा कि उनका मन कर रहा था। बाकी लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। किसी को तलवार से काटा गया, किसी को चाकू से काटा गया, किसी को डंडे से मारा गया और वहाँ खून से लथपथ पड़े हुए थे। दूर दराज आसपास लोग थे जो इस दृश्य को अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन किसी में कोई हिम्मत नहीं थी जो यहाँ पर हो रहे दृश्य को रोकने की कोशिश करते। वो अपने इस काम को अंजाम दे के चले जाते हैं। और इसी जगह पर जहाँ पर लाशों का ढेर पड़ा हुआ है, जहाँ पर कई लोग मरे हुए पड़े हुए हैं, इसी लाशों के ढेर में एक निवस्त्र नग्न एक महिला है जिसके पेट में 5 महीने का बच्चा पल रहा था। और उस महिला को लगभग 3 घंटे के बाद जैसे ही होश आता है, उसे कुछ बातें याद थीं, कुछ बातें याद नहीं थीं और पूरा शरीर उसका दर्द से तड़प रहा था, परेशान हो रहा था। होश में आने के बाद वो महिला यहाँ से भागती है अपनी जान बचाने के लिए और एक आदिवासी महिला उसकी मदद करती है। आदिवासी महिला की मदद करने के बाद यहाँ पर उसे एक होमगार्ड दिखाई देता है और वो होमगार्ड उसको लिंक खेड़ा पुलिस स्टेशन है वहाँ लेकर जाता है। और वहाँ ले जाने के बाद इस महिला ने अपनी आप बीती बताया कि हम वहाँ से ऐसे ऐसे जाने की कोशिश कर रहे थे, चारों तरफ दंगे फसाद हो रहे थे, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, हम लोग जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, मेरे साथ ऐसा गलत होता है। कोशिश करती है बहुत ज़्यादा, पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करती है, पुलिस वाला ऊपर बात करता है लेकिन बात कुछ मानी नहीं जाती है। उसकी FIR दर्ज नहीं होती है। वो रोती रहती है, बिलबिलाती रहती है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद उसकी FIR तो दर्ज हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो उसके साथ अत्याचार जो अब तक हुआ है उससे कहीं ज़्यादा उसके साथ अत्याचार शुरू हो जाता है। जिस घर में रहती थी वहीं धमकियां शुरू हो जाया करती थीं और 2 साल में लगातार उसको धमकी पे धमकी मिल रही थी और धमकी के साथ साथ वो घर पर घर बदल रही थी। 20 से ज़्यादा घर उसने किराए के बदले और तब कहीं जाकर जब उसने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली, वहाँ जाकर अपील की कि मेरी जान को भी खतरा है और मेरे यहाँ पर इस मामले की भी कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि उसके इस मामले में FR लगा दी गई थी, फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई थी, ये कहते हुए कि तुम्हारे मामले में पर्याप्त सबूत नहीं है, इसलिए सबूत ना होने की वजह से इस मामले को ख़त्म किया जाता है, रद्द किया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले को जब गंभीरता से लेता है तो गंभीरता से लेने के बाद न केवल इस मामले की जाँच गुजरात प्रदेश की पुलिस से कराई जाती है बल्कि CBI इस मामले की जाँच करती है और CBI से कहा जाता है कि इस मामले की जाँच करिए। CBI जाँच करती ज़रूर है, लेकिन बिल्किस बानो इस महिला के साथ जो बलात्कार हुआ था उसको लगता था कि गुजरात उसकी सुनवाई नहीं करेगा, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, ना उसका हाई कोर्ट, ना ही उसकी निचली अदालत, ना ही पुलिस उसकी सुनेगी नहीं। उसने गुजरात की सरकार पर भरोसा कम जताया और सीधा ही उसने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि इस मेरे मामले की सुनवाई भारत के किसी भी प्रदेश में करा दीजिए, लेकिन गुजरात में मत कराइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और 2004 में इस केस को मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया। वहाँ इस मामले की सुनवाई कर रही थी CBI और CBI ने जब इस मामले की जांच की, पड़ताल की, लगभग कई साल लग जाते हैं। 4 साल के बाद जब इस मामले की सुनवाई करने के बाद जब फैसला आता है तो पता चलता है कि इसमें 17 लोग दोषी पाए जाते हैं, जिसमें 5 पुलिस वाले होते हैं, ऑफिसर, और 2 डॉक्टर होते हैं, क्योंकि इन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ जो की थी। इसमें फिर 17 में से ये 7 लोग अलग होते हैं, 11 लोग वो होते हैं जो मौके पर हत्याएं कर रहे थे, बलात्कार कर रहे थे। 3 लोग ऐसे भी होते हैं जो पुलिस के सामने, CBI के सामने स्वीकार करते हैं कि हमने ऐसा किया है, ऐसा हुआ था। ये बात सब सच मानी जाती है और उसके बाद निचली अदालत मुंबई की
इन्हें फैसला सुनाती है कि इन सभी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। जितना उनका दोष था, यानी कि पुलिस वालों का, डॉक्टरों का, वो लगभग 4.5 साल की सज़ा काट चुके थे, लेकिन उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। और इस मामले की फिर जो गुजरात सरकार होती है, इन्हें बर्खास्त पुलिस वालों को बहाल कर देती है। एक बार फिर मामला ये फिर सुर्खियों में आता है और मामले की सुनवाई फिर हाई कोर्ट में होती है। जब हाई कोर्ट में सुनवाई होती है सन 2018 में, बॉम्बे हाई कोर्ट इस दोषियों को, इनके दोष को सिद्ध कर देता है, अपराधी को अपराधी मानता है। वह कहता है कि वाकई इस महिला के साथ और मरने वालों के साथ गलत हुआ है, इसलिए जैसा निचली अदालत ने इन्हें दोषी माना है, वैसे ही हम इन्हें दोषी मानते हैं और उम्र कैद की इन्हें सज़ा सुनाई जाती है और इनकी सज़ा को बरकरार रखा जाता है। फिर मामला ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट न केवल इन्हें दोषी मानता है, बल्कि उन पुलिस वालों की जो पेंशन होती है उनको रद्द करता है और साथ ही राज्य सरकार को फटकार भी लगाता है कि तुमने उन्हें बहाल क्यों किया था। ये सब कुछ चल रहा था और जैसे जैसे खबरें अखबार में, सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न पर आती थीं, वैसे वैसे पूरे देश में हंगामा मचता था, बवाल होता था कि एक महिला ने कितना अत्याचार सहा है, कितना कुछ सहा है। सुप्रीम कोर्ट उनकी सज़ा को बरकरार रखता है और कहता है कि इन्हें जब तक जिंदा हैं तब तक इनको सलाखों के पीछे ही रखा जाए। इन्हें सभ्य समाज के बीच में भेजने का कोई भी हक नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है, इनमें सलाखों के पीछे रखा जाए। लेकिन इन्हीं 11 लोगों में से एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है, कहता है कि हमने बहुत सज़ा काट ली है, 15 साल से ज़्यादा, हमें माफ़ किया जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को आदेश देता है कि इस मामले की अपने लेवल पर जांच करिए, जांच करने के बाद जो भी आपको सही लगता है वो करिए। राज्य सरकार अपनी तरफ से एक फ़ैसला लेता है और फैसला लेने के बाद जब पूरा हिंदुस्तान आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, उसी वक्त इन 11 लोगों को आज़ाद कर दिया जाता है। कह दिया जाता है कि अब तुम आज़ाद हो और अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। और जैसे ही आज़ादी का महोत्सव के साथ उन्हें रिहा किया जाता है, तुरंत एक बार फिर बिल्किस बानो की पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया को याद आ जाती है कि उसी के परिवार वालों के 7 लोगों की न केवल हत्या की गई थी, बल्कि उसके साथ जो घिनौना कृत्य किया गया था, उसके दोषियों को, कम से कम वो बिल्किस बानो थी तो अलग था, लेकिन थी तो एक महिला, उसके साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ अखबार, कुछ टेलीविज़न, कुछ लोग इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कुछ सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अलग अलग तरह से अलग से बातें हो रही हैं। अब भविष्य में क्या होने वाला है, क्या सुप्रीम कोर्ट इन्हें लोगों को रिहा होने पर शांत रहेगा या कुछ और करेगा, ये इस महिला को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन उन्हें 15 साल की जो सज़ा मिली है, वो सज़ा भी कोई कम नहीं थी, क्योंकि 15 साल अपने परिवार से दूर रहना और अपने बच्चों, अपनी ज़िंदगी, अपने सब कुछ ख़त्म होना, इस घटना से, इस गोधरा कांड से हज़ारों नहीं लाखों लोगों का भविष्य अंधकार की ओर चला गया। कुछ ही लोग थे जो राजनीति की रोटियां सेकने के बाद जो आगे बढ़े थे, बाकी की ज़िंदगी वाकई ख़राब हुई। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, खासकर महिलाओं के प्रति अपनी जो एक ईमानदारी है उसको बरकरार रखें, बनाए रखें। जो कहते हैं कि महिलाओं के प्रति सम्मान होना चाहिए, चाहे आप कोई भी हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, उनका सम्मान बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, जाते जाते कुछ लोगों का जन्मदिन है, उन लोगों के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मुबारकबाद, जिनमें उमेश पटेल हैं, विशाल राय हैं, वीर राज हैं जिनका जन्मदिन 15 अगस्त को था, साथ ही सोनू हैं बिहार से, हर्षद खान हैं, इरफान फरमान, नीरज राजपूत, फैजान, रोहित उदयपुर कन्नौज से हैं। इन सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने जो अपने नाम लेने की अपील की थी, उन लोगों में नहर सिंह हैं, अशरफ अली इलाहाबाद से हैं, सुधीर कुमार, मुकेश अपरावत बार्डेन गौतम नेपाल से हैं, संदीप सिंह हैं, जहसीन अहमद, इसरार अहमद, सुनील मिश्रा, अजहर, जगबीर राजपूत, कयूम मलिक, अरब अली, गोविंद कुमार, राजू, किशन कुमार, अंकुश, एडवोकेट ध्रुव लखीमपुर खीरी से हैं, अर्पित यादव, अशरफ खान, संतोष, लाला पवार, जीतू सिंह और एसएससी बिलोगर हैं, रवि कुमार हैं, देव, हरवेश कश्यप गिन्नौर से हैं, रामचंद्र, धर्मेंद्र राजस्थान से हैं, अखिलेश छिंदवाड़ा से हैं, पूरन सिंह, संजीव कुमार, कुंती, राजू यादव बिहार से, नंद किशोर, सरवर बिश्नोई, तेजपाल लुधियाना से हैं, अमित सिंह, सुरेश कुमार सैनी, ओम प्रकाश, अशोक बालाघाट से हैं और राजेश। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।